तारीख 27 जनवरी साल 2007। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास एक भीड़ जमा थी। उस भीड़ के सामने मंच से भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ अपने भगवा लबादे में एक भड़काऊ भाषण दे रहे थे और भीड़ बीच बीच में जय जयकार कर रही थी। इस भीड़ के मुख्य रूप से हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य थे, जिसका गठन योगी आदित्यनाथ ने करीब 5 साल पहले यानी 2002 में किया था। आदित्यनाथ ने जोशीले अंदाज में कहा, एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे। भीड़ ने उत्साह में तालियां बजाई। अभी हाल में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शहर में मुठभेड़ के दौरान एक हिंदू लड़का घायल हुआ था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से काफी तनाव फैला हुआ था। आदित्यनाथ का भाषण खत्म होते ही शहर उबलने लगा था। आदित्यनाथ का यह भाषण परवेज नाम के एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। योगी का भाषण खत्म होने से पहले ही जहां वह सभा हो रही थी, उसके पास एक होटल को लोगों ने लूट लिया और तहस नहस कर दिया। उस समय हिंदू युवा वाहिनी के राज्याध्यक्ष रहे सुनील सिंह ने पत्रकार धीरेन्द्र झा को दिए अपने एक बयान में कहा, वह होटल एक स्थानीय मुसलमान का था। वहां से दंगा शुरू हुआ जो धीरे धीरे गोरखपुर के अन्य हिस्सों तक फैल गया। इस दंगे में कम से कम 2 लोग मारे गए और करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। अगले दिन जिला अधिकारी के रोकने के बावजूद आदित्यनाथ और उनके समर्थकों ने एक जुलूस की शक्ल में गोरखपुर के दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। योगी को उनकी वाहिनी के दर्जन भर से अधिक नेताओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 29 जनवरी को ऐसे समय की गई ताकि वाहिनी के सदस्य मुसलमानों द्वारा अपने कंधे पर ले जा रहे ताजिया को जलाने की धमकी पर अमल न कर पाए। आदित्यनाथ कई दिनों तक गोरखपुर की जेल में रहे। 7 फरवरी को उनको जमानत मिली। आदित्यनाथ के साथ युवा वाहिनी के सुनील सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। योगी 11 दिनों तक हिरासत में रहे, लेकिन सुनील सिंह को 66 दिन बाद रिहा किया गया। यह पहला और एकमात्र मौका था जब स्थानीय प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतनी फुर्ती के साथ कार्रवाई की थी। उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वह भी आमतौर पर आदित्यनाथ की इन सब हरकतों पर आंख बंद किए रहते थे। इतनी तेजी से कार्रवाई किए जाने का कारण यह हो सकता है कि उस वर्ष अप्रैल और मई में राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे और आदित्यनाथ एक स्थानीय आपराधिक घटना को सांप्रदायिक दंगे का रूप देने पर आमादा थे। यह उन दिनों आम ही प्रचलित था कि अगर सांप्रदायिक आधार पर कोई लड़ाई होती तो चुनाव में समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ जाती, क्योंकि उस हालात में वहां के मुसलमान मुलायम सिंह की मेन कंपटीटर मायावती को वोट दे देते। जो भी हो, इस गिरफ्तारी से और आदित्यनाथ की सिक्योरिटी वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले से योगी के हाथ पांव फूल गए, जिसके कारण 12 मार्च 2007 को योगी लोकसभा में रो पड़े। 1998 से ही वे गोरखपुर से सांसद चुनकर आ रहे थे। उस दिन लोकसभा में जेल की अपनी आप बीती सुनाते हुए उनकी आंखें भर आई और आंसू बाहर निकलने लगे। बोलते बोलते आवाज थरथराने लगी और गला भर आया। उन्होंने कहा, मैंने समाज के लिए अपने घर बार को त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। आदित्यनाथ जैसे दबंग नेता के सार्वजनिक तौर पर रोने और सिक्योरिटी देने की गुहार लगाने का जबरदस्त प्रभाव दिखाई दिया। इससे उनके कट्टर समर्थकों को धक्का लगा, खास तौर पर सवन ठाकुरों को, जो उनके अंदर एक जुझारू और बहादुर नेता देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें नीचा दिखाया गया है और बड़े जतन के साथ तैयार की गई उनकी निडर और आग उगलने वाले हिंदू योद्धा की छवि को ध्वस्त किया गया है। लेकिन उन लोगों ने एक बार फिर उनकी छवि को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया और यह दलील देने लगे कि वह तो बेहद भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं, जबकि उनके विरोधी उनके बारे में कहने लगे कि वे एक कायर इंसान हैं जो बस मारकाट और हिंसा फैला सकते हैं। इस वारदात के ठीक 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव सवेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को सही से जानने के लिए पहले उनके बचपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनका बचपन का नाम योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अजय मोहन सिंह बिष्ट था। अजय मोहन सिंह बिष्ट का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मसाल गांव में एक ठाकुर परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता आनंद सिंह बिष्ट की 7 संतानों में 5वीं संतान थे। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में एक जूनियर अधिकारी थे और मां सावित्री देवी घर बार संभालती थी। आनंद सिंह बिष्ट की नौकरी ऐसी थी जिसे बार बार तबादले होते थे, इसलिए अजय के जन्म के कुछ वर्षों बाद सावित्री देवी अपने बच्चों के साथ परिवार के मूल स्थान यानी पौड़ी गढ़वाल जिले के पचूर गांव में रहने लगी, जबकि पिता छुट्टियों में यहां आते रहते थे। जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार अजय के प्रारंभिक जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि उनका बचपन बहुत सामान्य सा था। उनके माँ बाप ने उन्हें स्कूल में दाखिल कराया और थानगार के सरकारी प्राइमरी स्कूल में उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। चूंकि वहां के स्थानीय ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, लिहाजा वह पढ़ने के लिए टिहरी जिला गए जहां उनके पिता नौकरी कर रहे थे। उन्होंने गाजा के एक सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश भेज दिया गया जहां वह अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे। वहां श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज में उन्होंने नाम लिखाया और अपनी 12वीं क्लास नॉन मेडिकल से पास की। 1989 में अजय ने बीएससी करने के लिए कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। बीजेपी और हिंदू राष्ट्रवाद के झुकाव वाले शांतनु गुप्ता ने उनकी जीवनी में लिखते हुए दावा किया है कि अजय की दिलचस्पी सदा से ही राजनीति में थी और अगर गौर करें तो उन्होंने नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन ने उनका चयन किया। इस पुस्तक में वह कहानी बताने की कोशिश की गई है जिसमें उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में पला बढ़ा अजय सिंह बिष्ट नामक युवक गायों, खेतों, पहाड़ों, नदियों के बीच विकसित हुआ और पहले महंत, फिर सांसद और फिर मुख्यमंत्री बना। अपने कॉलेज में अजय आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना। 1992 में पढ़ाई के अंतिम साल में उसने छात्र संघ के चुनाव में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे और बुरी तरह चुनाव हार गए। उस चुनाव में अरुण तिवारी ने जीत हासिल की जो अब समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। अरुण तिवारी ने पत्रकार धीरेन्द्र झा को बताया वह एक सामान्य छात्र था और शायद ही वह कभी छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हो। उस वर्ष सचिव पद के लिए चुनाव में कुल 9 उम्मीदवार थे। मुझे ठीक ठाक याद नहीं चुनाव में उसे कितने वोट मिले थे, बहुत कम वोट रहे होंगे क्योंकि उम्मीदवारों में वह 6ठे स्थान पर था। निश्चय ही अजय के लिए यह समय विचलित करने वाला रहा होगा। इस जबरदस्त हार के कुछ ही समय बाद उनके जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया। वहां स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ऋषिकेश चला गया जहां विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए उसने पंडित ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अब उनका ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया था। शांतनु गुप्ता ने लिखा है कि जब वह एमएससी के पहले वर्ष की पढ़ाई कर रहा था उसने गोरखपुर जाना और महंत अवैधनाथ से मिलना शुरू किया। महंत अवैधनाथ उन दिनों गोरखपुर मठ के प्रमुख थे। कुछ मुलाकातों के बाद अजय ने तय कर लिया कि वह पूर्णकालिक शिष्य के रूप में गोरखनाथ मठ में महंत अवैधनाथ के साथ रहेगा, लेकिन उनके पुराने सहपाठियों और अरुण तिवारी के अनुसार अजय का ध्यान पढ़ाई से हट गया था क्योंकि वह अपने लिए किसी आरामदेह जिंदगी की तलाश में था। तिवारी ने बताया कि अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अवैधनाथ का सहारा लिया जो उसके दूर के चाचा थे। कोटद्वार में अजय के एक पुरानी सहपाठी ने पत्रकार धीरेन्द्र झा को बताया था कि अजय सिंह बिष्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य जरूर थे लेकिन काफी हद तक वह इससे अप्रभावित थे और उस समय की घटनाओं के बारे में कोई खास रुचि भी नहीं रखते थे। जब मैंने सुना कि वह साधु हो गए तो मुझे हैरानी हुई क्योंकि उस समय तक वह निश्चय ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हों। यहां तक कि 1992 में जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। जहां तक मुझे याद है कि उस वर्ष दिसंबर में वह अयोध्या भी नहीं गया था। 1993 में ही वह अचानक गोरखपुर गया। यह स्पष्ट नहीं है कि साधु बनने के लिए अजय को किस चीज ने प्रेरित किया। उसके सहपाठी ने बताया 1993 में वह काम की तलाश में दिल्ली जरूर गया था, हालांकि उसको अपनी इस तलाश में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसकी मुलाकात अवैधनाथ से हुई जो किसी इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उसने वहां रहकर कुछ समय तक अवैधनाथ की सेवा की और अस्पताल से
छुट्टी कर दिए जाने के बाद वह वापस ऋषिकेश आ गया। इसके कुछ महीनों बाद वह चुपचाप गोरखपुर चला गया। यही कुछ बातें फेरबदल कर शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित जीवनी में भी मिलती हैं। गुप्ता ने यह भी लिखा है कि अजय के माँ बाप को धक्का लगा जब उन्हें अखबारों से उनके संन्यास की जानकारी मिले। उन्होंने सोचा था कि वह गोरखपुर किसी रोजगार की तलाश में गया है। बहरहाल नवंबर 1993 में किसी को कुछ खास बताए बिना अजय बिष्ट गोरखपुर पहुंचे और 21 वर्ष के इस युवक ने उस समय तक साथ पढ़ने वाले अपने मित्रों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका लगाव आध्यात्मिक जीवन में है। अगले वर्ष 15 फरवरी को अवैधनाथ ने उसे साधु की दीक्षा दी। उसका नामांकन योगी आदित्यनाथ के रूप में किया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गोरखनाथ मंदिर 11वीं शताब्दी के एक संत गोरखनाथ के नाम पर है, जिन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की थी। यह कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के ग्रंथों पर ही नाथ संप्रदाय की नींव रखी गई। गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मठ अंग्रेजी राज के समय से ही राइट विंग पॉलिटिक्स में एक केंद्रीय भूमिका में उभरकर सामने आया और योगी आदित्यनाथ करीब एक सदी पुरानी इसी दक्षिणपंथी विरासत पर विराजमान हो चुके थे। उनके आगे का सफर शुरू करने से पहले गोरखनाथ मठ की गद्दी का इतिहास जानना जरूरी है, खासकर पिछले 100 साल का, क्योंकि गोरखनाथ मठ के 3 नाथ साधुओं ने लगभग एक सदी के अंदर देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत महंत दिग्विजयनाथ से हुई थी। महंत दिग्विजयनाथ 1935 से 1969 तक गोरखनाथ मंदिर के महंत पद पर रहे और वह 20वीं सदी के सर्वाधिक कुटिल और घाघ साधुओं में से एक थे। उन्होंने गोरखनाथ मठ को, जो किसी जमाने में मुसलमानों के लिए सम्मान रूप से पूजनीय धार्मिक स्थान था और जिसके अनुयायी मुख्य रूप से निम्न जातियों के लोग थे, ठाकुरों के नियंत्रण वाले हिंदुत्ववादी राजनीति का केंद्र बना दिया। 1937 में दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जिस समय इसके अध्यक्ष वीडी सावरकर थे, जो अब संघ परिवार के आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं। दिग्विजयनाथ ने महात्मा गांधी की हत्या से कुछ ही समय पहले हिंदू उग्रवादियों से अनुरोध किया था कि वे गांधी की हत्या कर दें और इसके नतीजे के तौर पर उन्हें जेल में 9 महीने बिताने पड़े। इसके बाद जब उन्हें हिंदू महासभा का सचिव बनाया गया तो उन्होंने वायदा किया कि अगर यह पार्टी सत्ता में आई तो हर मुसलमान की निष्ठा की जांच की जाएगी। दिग्विजयनाथ यद्यपि हिंदू महासभा के नेता थे, लेकिन वह हमेशा अपनी पार्टी से परे भी देखने के इच्छुक रहे। उन्होंने आरएसएस और उसके जुड़े संगठनों के साथ सहयोग किया और प्राय उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें सहयोग दिया। 1949 में उन्होंने उस ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में चोरी छिपे राम की मूर्ति रखी गई और जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू किया। 1969 में दिग्विजयनाथ की मृत्यु के बाद अवैधनाथ ने महंत का पद संभाला। 1989 तक हिंदू महासभा के टिकट पर अवैधनाथ चुनाव लड़ते रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन का एक चेहरा बन गए। इसके बाद भगवा राजनीति के विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1989 में इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मेला में विश्व हिंदू परिषद ने जिस धर्म संसद का आयोजन किया था, उसमें अवैधनाथ के भाषण ने उस आंदोलन की बुनियाद रखी, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर जोर दिया। 1 फरवरी 1989 के दी स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार अवैधनाथ ने कहा कि कुरान में मुसलमानों के लिए इस बात की मनाही है कि वे अन्य धर्मों के धार्मिक स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण करें। उनके भाषण को कोट करते हुए अखबार ने लिखा, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए वे हमसे कहते हैं कि मंदिर दूसरी जगह बना लें। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई भगवान राम से कहे कि रावण से युद्ध से बचने के लिए वह किसी और सीता से शादी कर ले। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद मामला निर्णायक दौर में पहुंच गया। इस घटना पर लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में उन लोगों की सूची में अवैधनाथ का नाम प्रमुख रूप से शामिल है जिन्हें सांप्रदायिक विनाश के कगार पर देश को पहुंचाने का दोषी पाया गया। 90 के दशक में अवैधनाथ बीजेपी में शामिल हो गए। 1991 में और फिर 1996 में वह बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर से सांसद चुने गए। हालांकि उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन काफी हद तक वह अपनी स्वायत्तता बनाए रखते थे और इसको उन्होंने बराबर बनाए रखा। अपने उत्तराधिकारी का स्थान सुनिश्चित करते ही अवैधनाथ ने खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। साल 1998 में आदित्यनाथ लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुने गए। साल 2014 में 95 साल की
उम्र में अवैधनाथ का निधन हो गया। नरेंद्र मोदी ने, जो इसी वर्ष प्रधानमंत्री बने थे, कहा कि उन्हें देशभक्तिपूर्ण उत्साह और समाज सेवा के दृढ़ प्रयासों के लिए याद रखा जाएगा। और आखिरकार साल 2014 में आदित्यनाथ ने महंत का पद संभाल लिया। अवैधनाथ के अधीन रहते हुए उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी और अब तक वे गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की थी। उनके इस संगठन ने समूचे राज्य में उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि को प्रचारित किया, लेकिन उनका प्रमुख सत्ता केंद्र गोरखपुर ही रहा, जहां से समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में वह अपनी पैरेलल सरकार चलाते थे। आदित्यनाथ इतने बड़े कैसे बने कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पैरेलल सरकार चलाने लगे? इस कहानी को सही से समझने के लिए पीछे लौटते हैं। साल 1994 में गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती समय का अधिकांश हिस्सा मठ की देखरेख में ही बिताया। इस दौरान वह गायों को पालते थे, अपने गुरु की सेवा करते थे और अपनी इस नई दुनिया में बंधे रहते थे। साल 1996 की गर्मियों में आदित्यनाथ संकोच और अनिश्चय के इस खोल से बाहर निकले और उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। गोरखनाथ मठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। इस कॉलेज के छात्रों का शहर के गोलघर बाजार के दुकानदारों के साथ झगड़ा हो गया था और आदित्यनाथ छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए। यह पहला मौका था जब आदित्यनाथ को लोगों ने इस रूप में देखा। छात्रों के पक्ष में वह दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दिए। सुनील सिंह उस कॉलेज के पुराने छात्र थे और वह भी अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वहां पहुंचे थे। उस घटना को याद करते हुए सुनील सिंह ने पत्रकार धीरेन्द्र झा को बताया, किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में इसने व्यापक रूप ले लिया, जिसके नतीजे के तौर पर पुलिस ने छात्रों को उनके हॉस्टल तक पीछा किया। तनाव बहुत बढ़ जाने पर आदित्यनाथ कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचे। उनकी मौजूदगी में छात्रों में जोश पैदा कर दिया। उनके नेतृत्व में छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया और पुलिस को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। सुनील और उनके मित्रों को आदित्यनाथ में एक आदर्श व्यक्ति का दर्शन हुआ। अगली सुबह सुनील सिंह अपने कुछ मित्रों के साथ आदित्यनाथ से मिलने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन लोगों ने महंत आदित्यनाथ को मंदिर से लगी गौशाला में चल रहे किसी निर्माण कार्य की देखरेख करते पाया। हम लोगों को देखते ही वह अपना काम छोड़कर हमारे पास आ गए। उन्होंने हमारा नाम और हमारी जाति पूछी और फिर संत आश्रम में अपने कमरे में ले गए। गोरखपुर के राजनीतिक वातावरण पर और ठाकुरों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर हमारी लंबी बातचीत हुई। सुनील सिंह भी जाति से ठाकुर हैं। योगी आदित्यनाथ उन दिनों गोरखपुर में ठाकुरों की स्थिति को समझने में विशेष रुचि दिखाने लगे थे और इलाके में तनावपूर्ण जातीय समीकरण के केंद्र में खुद को रखना शुरू कर दिया। ऊपर से देखने पर यह जातीय भेदभाव लगता है, लेकिन मामला इतना ही नहीं था। वह एक दौर था जिसमें एक ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी और एक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही के गिरोहों के बीच गोरखपुर को अपने माफिक चलाने की होड़ लगी रहती थी। यहाँ तक कि गोरखनाथ मठ को भी, जो आदित्यनाथ की ताकत का मुख्य केंद्र था, ठाकुर मठ के रूप में जाना जाता था। ठाकुरों के प्रभाव वाले इलाके के सर्वोच्च नेता का रूप लेने के लिए जरूरी था कि आदित्यनाथ सबसे पहले ठाकुरों के सबसे बड़े नेता बने। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर की सीट के लिए अवैधनाथ को वीरेंद्र प्रताप शाही से गंभीर चुनौती मिली थी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे स्थान पर आए थे। साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक उभरते हुए गुंडे ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि गोरखपुर में ठाकुरों के राज को एक झटका लगा है। लेकिन इस घटना ने इस कमी को पूरा करने का भी अवसर आदित्यनाथ को दे दिया। अगले यानी 1998 के लोकसभा चुनाव में अवैधनाथ ने तय किया कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने उत्तराधिकारी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाएंगे। हालांकि उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ी जाति के सदस्य जमुना प्रसाद निषाद के मुकाबले चुनाव में कामयाबी मिली, लेकिन वोटों का अंतर 1996 के मुकाबले बहुत ही कम रह गया। समाजवादी पार्टी का मुसलमानों और अन्य पिछड़ी जातियों में अच्छा आधार था और लगता था कि बीजेपी को वह जल्दी ही पीछे छोड़ देगी। इसकी वजह से आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक भविष्य अनिश्चित लगने लगा। सुनील सिंह ने आदित्यनाथ के नेतृत्व में सांप्रदायिक आधार पर किए हमलों की सूची गिनवाते हुए कारवां मैगजीन को बताया, यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें गोरखपुर और अगल बगल के इलाकों में खुल्लम खुल्ला मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। मैं उनके साथ लगभग सभी घटनाओं में शामिल था। साथ ही ऐसा कोई मामला हो जिसमें मैं उनके साथ आरोपी न रहा हूं। इन घटनाओं में सबसे कुख्यात घटना 1999 का पंचरुखिया केस था। इलाके में यह खबर फैल गई कि कुछ स्थानीय हिंदुओं द्वारा लगाए गए पीपल के एक पौधे को किसी ने उखाड़ फेंका है।
जिसने इसे उखाड़ा था उसका दावा था कि वह पीपल का पौधा एक मुस्लिम कब्रगाह में लगाया गया था। आदित्यनाथ ने फौरन ऐलान किया कि वह उसी स्थान पर फिर से उस पौधे को लगाने के लिए तुरंत पंचरुखिया जा रहे हैं। आदित्यनाथ के इस ऐलान ने स्थानीय प्रशासन को चौकन्ना कर दिया और वह सक्रिय हो गया। वे फटाफट उस गांव में पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि आदित्यनाथ अपना काम पूरा करते पुलिस आ गई और उसने उन्हें खदेड़कर बाहर निकाल दिया। आदित्यनाथ का काफिला गांव से बाहर तेजी से निकला, लेकिन तलत अजीज के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिले को रोकने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए गांव की मुख्य सड़क पर इकट्ठा हुए थे। ये लोग राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के शासनकाल में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई और शुरू में भड़काऊ नारे लगे, लेकिन बाद में गोलियां भी चलने लगी। तलत अजीज की सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव के चेहरे पर एक गोली लगी और उससे बेहताशा खून निकलने लगा। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। घटना से भयभीत होकर अजीज तथा समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता अगल बगल के खेतों में भागे, जिससे आदित्यनाथ और उनके आदमियों के आगे जाने का रास्ता साफ हो गया। 3 घंटे बाद महाराजगंज की पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जिसमें आदित्यनाथ और 24 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपों की सूची लंबी थी, जिनमें हत्या का प्रयास, दंगा, खतरनाक हथियार रखने, पूजा स्थल को अपवित्र करने, मुस्लिम कब्रगाह में जबरन घुसने और धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्यता पैदा करने से संबंधित आरोप थे। पंचरुखिया की घटना ने आदित्यनाथ की छवि गोरखपुर में एक सनसनीखेज व्यक्तित्व की बना दी, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को निरंतर बढ़ रहे समर्थन में कोई कमी नहीं आई। कुछ महीनों बाद 1999 में हुए लोकसभा के चुनाव में निषाद के मुकाबले आदित्यनाथ की जीत का फासला और कम होकर महज 7,000 वोट का रह गया। 2002 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पराजय से यह परिदृश्य और जबरदस्त हुआ और ऐसा लगता है कि इसने ही आदित्यनाथ को अपनी एक निजी हिंदू सेना बनाने के लिए प्रेरित किया। यह अवसर चुनाव नतीजों की घोषणा के 1 सप्ताह के अंदर ही आ गया। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के एक छोटे कस्बे गोधरा के रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने से 59 लोग मारे गए। इस घटना ने हाल के भारतीय इतिहास में मुस्लिम विरोधी हिंसा के भीषणतम स्वरूप को जन्म दिया और जो नरसंहार हुआ वह खासतौर पर गुजरात में देखने को मिला। पहली बार टेलीविजन के निजी चैनलों पर लोगों को इस तरह की हिंसा देखने को मिली और इसके बाद ही आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के गठन की दिशा में पहला कदम उठाया। हिंदू युवा वाहिनी के गठन के 1 वर्ष के अंदर ही गोरखपुर और इसके अगल बगल के जिलों में सांप्रदायिक हिंसा के कम से कम 6 बड़े मामले देखने को मिले। छोटे मोटे मामले भी अनेक थे। हिंसा के बड़े मामले कुशीनगर जिले के मोहन मुंडेरा, गोरखपुर जिले के नथुआ और जून में शहर के तुर्कमानपुर, अगस्त में महाराजगंज जिले के नरकटा और बदेही, सितंबर में संत कबीरनगर जिले में धनघटा में देखने को मिला। हालांकि इस वाहिनी का पंजीकरण एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुआ था, लेकिन यह ग्रुप बुरी तरह आक्रामक था। इसकी मुख्य रणनीति पहले तो हर बहस और झगड़े को धार्मिक अर्थों में हिंदू और मुसलमान के बीच का झगड़ा बनाना और फिर बुरी तरह से सांप्रदायिक दंगे का रूप देना था। बाद के वर्षों में सांप्रदायिक अशांति तेज होती गई क्योंकि स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली नहीं बचा था। साल 2007 में आदित्यनाथ की गिरफ्तारी होने तक गोरखपुर और अगल बगल के जिलों में कम से कम 22 बड़े दंगे हो चुके थे। हिंदू युवा वाहिनी के उत्तेजक अभियानों ने आदित्यनाथ को काफी चुनावी फायदा पहुंचाया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर की सीट पर उन्हें कामयाबी मिली, जबकि देश भर में अधिकांश जगह पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे स्थान पर आए उम्मीदवार से इस बार इनको 1,40,000 वोट से ज्यादा मिले थे। 2007 में उन्हें जब जेल भेजा गया तो उन्हें जबरदस्त झटका लगा। शुरुआत में ऐसा महसूस हुआ जैसे राजनीतिक तौर पर आदित्यनाथ अपेक्षाकृत ज्यादा बुद्धिमान और सहिष्णु हो गए हैं। कुछ समय तक उन्होंने खुद को पहले की तरह भीड़ के नेतृत्व करने और मुसलमानों पर हमले करने से बचा कर रखा। अब वह केवल भड़काऊ भाषण देते थे और घटनाओं में उनकी सांकेतिक मौजूदगी होती थी, जबकि और सारे काम उनकी हिंदू युवा वाहिनी करती थी। इस रणनीति का पालन करते हुए 2009 में वह और ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए। साल 2009 में एक बार फिर सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो रही थी।
2014 के आम चुनाव के लिए जब नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत की तो आदित्यनाथ और उनकी युवा वाहिनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में संगठन के तौर पर इसकी मौजूदगी थी। बीजेपी की जीत और मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने अपने एक अभियान के जरिए बीजेपी पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। लेकिन उसे इस काम में सफलता नहीं मिली और बीजेपी ने इस पद के लिए किसी का नाम उजागर किए बिना चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव से पहले आदित्यनाथ को एक हल्का झटका लगा। हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थीं और उस समय वाहिनी में फूट पड़ गई जब सुनील सिंह सहित इसके कुछ अन्य सदस्यों को बीजेपी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया। तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर विद्रोहियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वे सभी हार गए। इस समय तक उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आदित्यनाथ की छवि बन गई थी। उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में बीजेपी ने जब फैसला लिया उससे 1 सप्ताह पहले बहुत अफरा तफरी का माहौल था। 11 मार्च से जब से लखनऊ में वोटों की गिनती शुरू हुई, पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ बैठकों का क्रम जारी रहा और अफवाहों का बाजार गर्म रहा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मनोज सिन्हा सबसे आगे समझे जाते थे। जब यह ताज आदित्यनाथ के सिर पर पहना गया तो बीजेपी के बहुत सारे करीबी लोगों को भी काफी हैरानी हुई, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के साथ ही आदित्यनाथ का अतीत भी उन्हें जकड़े रहा। परवेज परवाज, जिन्होंने साल 2007 में उनका वीडियो बना लिया था, उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती से महज 1 दिन पहले ही 10 मार्च 2017 को एक आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि वह गोरखपुर में आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के 2007 के मामले पर उठाए गए कदम से अदालत को अवगत कराए। जैसे ही वे मुख्यमंत्री बने, उन्हें अपनी मेज पर पड़ा राज्य पुलिस का अनुरोध मिला, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति मांगी गई थी। परवेज ने 1 दशक तक इस मामले को जिंदा रखा था। साल 2017 में उन्होंने पत्रकार धीरेन्द्र झा को बताया, शुरू में तो मुझे लगा कि यह मामला यूं ही समाप्त हो जाएगा। अदालती लड़ाई के लिए मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता था, लेकिन आदित्यनाथ के खिलाफ मेरे पास ठोस सबूत थे और इसलिए निराशा के बावजूद मैंने अपना काम जारी रखा। शुरुआत में परवेज के पास उपलब्ध सबूतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। फिर उन्हें इसके लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही वह सितंबर 2008 में गोरखपुर के कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सके। बाद में क्राइम ब्रांच और सीआईडी ने आरोपों की जांच की और उसे इस बात का पर्याप्त आधार मिला कि आदित्यनाथ और उनके 4 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। क्राइम ब्रांच सीआईडी द्वारा सुझाया गया एक आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अंतर्गत था, जिसका संदर्भ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना था। इसके लिए जरूरी था कि सरकार अपनी स्वीकृति दे। इसलिए 10 जुलाई 2015 को राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने आदित्यनाथ तथा अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से अनुमति चाही थी। यह अनुरोध लगभग 2 साल तक यूं ही पड़ा रहा, क्योंकि 2017 में चुनाव में समाजवादी पार्टी की विफलता तक मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ के प्रति तुष्टीकरण की उसी नीति का पालन किया जिसका पालन उनके पिता मुलायम सिंह यादव करते थे। आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री थे और जनता की निगाह में अपने कामकाज की व्यापक छानबीन से बच पाना बहुत कठिन काम था। बाद के महीनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी भी उनके काम करने की मुख्य प्रेरक शक्ति आत्मरक्षा ही थी। उन्होंने मुकदमा चले बिना अपने खिलाफ आए मामलों को निपटाने की व्यवस्था कर ली। 11 मई 2017 को राज्य सरकार ने अपने मुख्य सचिव राहुल भटनागर के एक हल्फनामे के जरिए हाईकोर्ट को सूचना दी कि सरकार ने आदित्यनाथ तथा एफआईआर में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया है। इसे आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2018 को परवेज की याचिका खारिज कर दी। उनके साथ ही सह याचिकाकर्ता असद हयात मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर विचार करता इससे पहले ही 4 जून 2018 को गोरखपुर के राजघाट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें परवेज और उसके दोस्त जुम्मन बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पत्रकार मनोज कुमार के अनुसार, जिन्होंने इस कथित घटना की व्यापक छानबीन की थी, आरोपों में कोई दम नहीं था। उनके अनुसार राजघाट थाने के एसओ आशुतोष कुमार सिंह ने इसकी जांच की थी और उन्हें खुद इस मामले में कई सुराग नजर आए।
कुमार ने बताया कि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि कथित तौर पर जहां अपराध हुआ वह एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी और यहां तक कि अपराध का जो समय है उस समय उस इलाके में बहुत भीड़ होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस समय कथित बलात्कार की बात कही जा रही है, दोनों आरोपियों की लोकेशन बलात्कार वाली जगह से बहुत दूर थी। इसलिए एसओ ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि एफआईआर को निरस्त किया जाए। एसओ द्वारा रिपोर्ट जमा किए जाने के बाद परवेज ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि ऐसे समय जब वह पूर्वांचल के सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई में लगा हुआ है, कोई उसे झूठे मामले में फंसाना चाहता है। बाद में उसी महीने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सलभ माथुर ने एसओ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से जांच का आदेश दिया। इस दूसरी जांच के आधार पर 25 सितंबर को परवेज की गिरफ्तारी हुई। कुमार ने बताया कि उसके और उसके दोस्त पर जिला अदालत ने मुकदमा चलाया, जहां से जुलाई 2020 में उन दोनों को आजीवन कारावास का दंड मिला। दोनों मामलों में यानी भाषण के जरिए घृणा फैलाने के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और कथित बलात्कार के मामले में परवेज के खिलाफ मुकदमे क्रमश सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित हैं। बतौर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने जो समस्याएं आई उनमें से अधिकांश में उन्होंने हिंसा का ही राजनीतिक समाधान के रूप में इस्तेमाल किया। इस पद पर बैठने के महीनों बाद जब कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की आलोचना होने लगी तो उन्हें और भी ज्यादा घबराहट हुई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका प्रशासन संविधान के प्रावधानों से नहीं बंधा होगा। एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान किया, अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। उत्तर प्रदेश पर आदित्यनाथ का शासन एक आत्मविश्वास और बेचैनी के साथ शुरू हुआ। साल 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही पूरा चुनाव प्रचार चलाया गया था। बीजेपी ने जब एक ऐसे कट्टर सांप्रदायिक महंत को इस पद के लिए चुना जिसका हिंसा भड़काने का इतिहास रहा है, तो यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई। उस समय से ही आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी राजनीति के सबसे ढीठ चेहरा बन गए। अपने चुनाव के एक महीने बाद टेलीविजन को दिए अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के विचार में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की पहली पारी के दौरान बीजेपी के पास अगर कोई मौका था जिसमें वह अपने हिंसक अतीत पर काबू पाते हुए विकासवादी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश करती, तो आदित्यनाथ के कार्यकाल ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने पहले कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक खौफनाक खबरें आती रहीं। गाय के मामलों को लेकर लोगों को मारे जाने की खबरें, फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने वालों की खबरें और कोविड-19 में बड़े पैमाने पर हुई मौतें, जिनमें सरकार ने मृतकों की संख्या छिपाने की कोशिश की। जहां इन मुद्दों को आदित्यनाथ की सरकार ने छिपाने में कामयाबी नहीं पाई, वहां उसने उन लोगों को अपनी सत्ता का शिकार बनाया जिन्होंने इन घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहा था। 2017 में डॉक्टर कफील खां को इसलिए जेल में डाल दिया गया और बार बार दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा किया था, जो सरकारी उपेक्षा की वजह से पैदा हुई थी और जिसके नतीजे के तौर पर 30 से अधिक बच्चों और बड़ों की मौतें हुई थी। साल 2019 में पत्रकार पवन जायसवाल को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने स्कूल में भोजन के तौर पर दी गई नमक रोटी की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जो कि वायरल हो गई थी। साल 2020 में हाथरस में कुछ सर्ण लोगों द्वारा एक दलित महिला के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार और बाद में उस महिला की हत्या की खबर प्रसारित करने की कोशिश में लगे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दमनकारी यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2021 में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब एक अस्पताल ने अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी से संबंधित नोटिस
बाहर लगाया तो उस अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। आदित्यनाथ की सरकार उनकी छवि चमकाने के लिए विज्ञापनों का पूरा इस्तेमाल करती है, जिनमें उसकी कथित उपलब्धियों को नकारात्मक खबरों के जवाब में उजागर किया जाता है। उत्तर प्रदेश से बाहर पढ़े जाने वाले अखबारों तक में लगभग रोज ही पहले पन्ने पर मोदी के साथ योगी का चेहरा दिखाई देता है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापनों पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए। अपनी छवि चमकाने और अपने शासनकाल में राज्य में व्याप्त आतंक और हिंसा की खबरों से ध्यान हटाने का यह जबरदस्त प्रयास है। अन्य हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह ही आदित्यनाथ ने भी उन नामों को बदलने में जबरदस्त रुचि दिखाई है जिन नामों को वह भड़काऊ समझते हैं। गोरखपुर के सांसद के रूप में उन्होंने शहर के बहुत सारे इलाकों के नाम बदले। अलीनगर को आर्यनगर, मियाँ रोड को माया रोड और उर्दू बाजार को हिंदी बाजार किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह सनक राज्य के अन्य शहरों के नाम बदलने में भी दिखाई दी। फैजाबाद जिला का नाम अयोध्या जिला और इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया। नवंबर 2021 में आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा, यह यूनिवर्सिटी जिसकी आज आधारशिला रखी गई है आजमगढ़ को सही अर्थों में आर्यमगढ़ बना देगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनके कार्यकाल में अनेकों कंट्रोवर्शियल खबरें उनके राज्य से आती रहीं, लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में उनके कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा लेकर।